गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राखी कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आदित्य प्रकाश जलान से नियमित आप सभी का कक्षाएं वीडियो के माध्यम से लेते आ रही हूँ। आप सभी प्रशिक्षुओं का मेरे क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम आप सभी का कोर्स 10 के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन की कक्षाएं लेते आ रहे हैं और कोर्स 10 के अंतर्गत हम यूनिट 3 के ही अंतर्गत हम आप लोगों का कक्षाएं संचालन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट शिक्षा में आकलन की प्रविधियां। विशिष्ट शिक्षा में नया हमारा शीर्षक का केंद्र बिंदु है विशिष्ट शिक्षा में आकलन की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट इन स्पेशल एजुकेशन है क्या। तो किसी इसमें विशिष्ट शिक्षा में आकलन की प्रविधियां, तो किसी बालक का हम उसे कैसे आकलन करते हैं, उसे हम कैसे निर्धारण करते हैं, किन माध्यमों के द्वारा ये हमको इस विधि में किस किस टेक्निक का हम उपयोग करते हैं कि बालकों का इस टेक्निक के द्वारा वो शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी हो। क्योंकि इसमें हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम विकलांग, शारीरिक विकलांग, इन सब बालकों के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आकलन या निर्धारण, आकलन या निर्धारण, आकलन या निर्धारण क्या है, ये हमें पहले जानना है कि आकलन या निर्धारण की प्रक्रिया जो है वह किस सीमा तक इस बालक में सफल हो रही है, छात्रों का अधिगम की स्थिति क्या है, अधिगम का जो सीखने की जो स्थिति है उसका स्तर क्या है, और इन सभी की जानकारियों के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न टेक्निक, विभिन्न प्रविधियों के रूप में विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का सहारा लेते हैं। और ये सहारा लेकर ही हम क्या करते हैं, बालकों की योजना कितनी सफल हो रही है और इसमें कितनी सुधार हो रही है और कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। अतः निर्धारण या आकलन की प्रविधियों को पहले हमको जान लेना है, ठीक है। तो अब निर्धारण या आकलन की प्रविधि में सबसे पहले क्या है, प्रेक्षण, जिसको हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। उपाख्यान लेखक, नोट कर सकते हैं आप लोग, प्रेक्षण, उपाख्यान लेखक, रिकॉर्ड राइटिंग, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। हम कैसे बालकों का इन सब प्रेक्षण के द्वारा हम कैसे उसकी बुद्धि लब्धि को आंकते हैं। तो प्रायः हम पहले किसे जान ले, अवलोकन को, प्रेक्षण। विज्ञान का शुभारंभ जो होता है वो किसके द्वारा हुआ, आज जो हम यहाँ तक पहुंचे है ना, हमारा वैज्ञानिक युग के कारण ही हम विज्ञानों का जो शुभारंभ हुआ वो किसके द्वारा, अवलोकन के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा। तो हम जो विज्ञान का युग में है ना, विभिन्न यंत्रों का जो युग, विभिन्न यंत्रों प्रविधियों के युग से हमारा विज्ञान क्या है, एक वैज्ञानिक आविष्कार, जो हमारा नित्य नए नए आविष्कार के जो हम जिसका लाभ उठा रहे हैं, वे किसके द्वारा, अवलोकन के द्वारा। तो ये अवलोकन हम करते कैसे हैं, आंखों के द्वारा। तो तथ्यों के संकलन की एक ऐसी विधि है जो ये अवलोकन है, ये क्या है, तथ्यों के संकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, कानों और ध्वनि की अपेक्षा
नेत्रों का प्रयोग इसमें क्या है, निहित है। इसके अंतर्गत घटनाएं जिस रूप में होती हैं उसी रूप में देखना, निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, परीक्षण करना और आलेखन करना होता है। जैसे मान लीजिए हमें बाल श्रमिकों के जीवन का अवलोकन करना है, तो हमें इसे क्या करना है, इसमें हम विभिन्न एज ग्रुप, उम्र से, लिंग से, है ना, विभिन्न एज ग्रुप को लेते हैं, विभिन्न लिंग को लेते हैं, बालक, बालिकाएं, स्त्री, पुरुष, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके ऐसे व्यक्तियों का हम निरीक्षण विभिन्न क्रमानुसार, सारणी के अनुसार बना के, और तब हम उसका निरीक्षण करके तब हम उसका क्या करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं। इसके अंतर्गत में C.A. मोजर, अवलोकन के अंतर्गत में C.A. मोजर के अनुसार, MOSER, मोजर के अनुसार, अवलोकन में कानों व वाणी की अपेक्षा आंखों का उपयोग होता है। किसका? अवलोकन में कानों व वाणी की अपेक्षा आंखों का उपयोग होता है। मात्र देखना ही नहीं है, बल्कि घटना का गहरा, मात्र इसमें देखना ही नहीं है बल्कि घटना का गहरा एवं सूक्ष्म अध्ययन भी होता है। किसमें? ऑब्जर्वेशन में। सूक्ष्म अध्ययन से यह उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों में अवलोकन और भी अधिक प्रचलित हो रहा है। प्रयोगात्मक अध्ययन मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए हम सर्वे करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोगात्मक अध्ययन के द्वारा क्या होते जा रहा है, जो ये ऑब्जर्वेशन है, घटना स्थल पे हम जाके खुद प्रयोग द्वारा विभिन्न घटनाओं, उनके पारिवारिक स्थिति के द्वारा, बालकों की स्थिति के द्वारा, और जो मंद बुद्धि के बालक है, सबका हम इसमें कैसे उनकी बुद्धि लब्धि को आंकते हैं, कुछ को हम क्या करते हैं, अपनी आंखों से देखकर। इसीलिए क्या हो रहा है, अवलोकन और भी अधिक प्रचलित हो जा रहा है। अवलोकन और भी अधिक प्रचलित हो जा रहा है। ठीक है। यह एक अध्ययन उच्च कोटि की विधि कही जा सकती है। जो अध्ययन है यह क्या है, उच्च कोटि की विधि कही जा सकती है। अब अवलोकन का अभिलेखन हमें करना है, तो कैसे, इसके लिए क्या क्या जरूरी रहेगा ये हम जान ले। आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं कि अवलोकन के बाद जितनी हो सके हमें क्या करना, अभिलेख मीन्स क्या, हमें घटना स्थल पर जाके डायरी, नोट्स बुक, पत्र पत्रिका, ये सब हमको लेकर तैयार रहना है, और उससे जो संबंधित मुख्य बातें उन्हें हमें सूचना जो उनसे हमें मिलती है उसको हमको तुरंत क्या करना है, अभिलेख कर लेना है, तैयार कर लेना है। और जितना समय लगे उतना ही लगाना चाहिए, ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। यदि खर्च का भी वहन किया जा सके, है ना, तो हम क्या करें, लिखने के बजाय बोलकर, किसी को से लिखवा कर अभिलेखन तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम यदि मतलब इस विधि में, प्रेक्षण विधि में, ऑब्जर्वेशन विधि में, यदि हमें खर्च भी करना पड़े लिखने के बजाय बोलकर, जैसे अगर हम उनकी गतिविधियों को देखते हैं तो हमें क्या करना है, तुरंत बोलकर एक दूसरे व्यक्ति से भी हमें अभिलेखन तैयार करवा लेनी चाहिए। जैसे उसके क्षेत्र को, नोट्स को, है ना, जो भी हम अभिलेखन तैयार करते हैं उसकी जो फोटोकॉपी है वो हमेशा कम से कम 2 बनाई जाने चाहिए। ठीक है। अब हम एक प्रयोग के अंतर्गत, अब हम अवलोकन में एक उदाहरण या प्रयोग के अंतर्गत हम लेकर चलते हैं कि मान लीजिए स्कूल में, है ना, इस तरह के जो बालक हैं, विकलांग बालक, समावेशी शिक्षक हैं, विशिष्ट बालक, तो इस तरह के जो बालक है, तो अगर 40 बच्चों में, है ना, झगड़ों का जो मारपीट हो रहा है, खेल के मैदान में अगर झगड़ा हो जा रहा है, मारपीट हो जा रहा है, तो उसका हम आलेख कैसे तैयार करेंगे,
तो इस अवधि में हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ कुल मिलाकर हम इसको 100 बार, इसको हम कितने बार निरीक्षण करेंगे, 100 बार अलग अलग तरीके से इसे हम निरीक्षण करेंगे। तो 100 बार जो भी निरीक्षण होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हम देखेंगे तो इसमें पहला पॉइंट, झगड़े का हम औसत देखते हैं पहले कि अधिक है या कम, या दूसरा क्या है, लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक झगड़े कर रहे थे कि लड़कियां, या आयु में वृद्धि के साथ साथ झगड़े कम पाए जा रहे थे या नहीं पाए जा रहे थे। तो इसको हम क्या करेंगे, एक सही निशान है का हम चिन्ह लगा देंगे। या अधिकतर झगड़े बच्चों के द्वारा हो रहे थे कि अध्यापकों के द्वारा हो रहे थे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, घटना स्थल पर जाकर हम क्या करते हैं, खुद स्वयं इसको हम आंकते हैं। तो मानव प्रेक्षण के अंतर्गत मानव ने अपने चारों ओर के विश्व का प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया है। मानव ने अपने जितने भी चारों तरफ के जो ज्ञान है, ज्ञान को जो संग्रहित किया है, वे किसके द्वारा किया है, अवलोकन के द्वारा किया है। और सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्य तक को भी जानने का प्रयास क्या किया है, अवलोकन विधि का ही सहारा लिया है। इसलिए इसको क्या हम लोग मानते हैं, उच्च कोटि में, उच्च श्रेणी में। सामान्यतः प्रेक्षण की अनेक प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाएंगे, उसका निरीक्षण, विचार करना, अनुष्ठान करना हम कैसे करेंगे, आंखों के द्वारा देखकर निरीक्षण हम करेंगे कि उसका उस व्यक्ति पर कैसे, उस बालक पर हमको विचार करना, परीक्षा करना, और तब उसी को हम क्या बोलेंगे, अवलोकन करना। तो इस प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए, इस व्यवहार का जो भी प्रयोग है अवलोकन, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सामूहिक व्यवहार की उपज है और सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए ही किया जाता है। अब जैसे छात्रों को विभिन्न प्रकार की गणितीय प्रक्रियाओं का ज्ञान कराया जाता है, छात्रों को विभिन्न प्रकार की गणितीय प्रक्रियाओं का ज्ञान कराया जाता है। छात्रों की स्वच्छता विद्यालय में परिवेश में स्थान करके छात्र को बाजार से सामान लाने में, रुपए गिनने तथा सामान की मात्रा बनाने में अधिगम सही रूप में चल रहा है कि नहीं, ये हम देखते हैं। अब जैसे मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता का ये किया, खोज की, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का ज्ञान की खोज की। तो ये सब किसके कारण हुआ, अवलोकन विधि के द्वारा ही हुआ। यह वैज्ञानिक जांच का एक प्राथमिक यंत्र है। यह वैज्ञानिक जो है, यह वैज्ञानिक जो प्रेक्षण वैज्ञानिक विधि है, यह एक जांच का हमारे लिए क्या है, प्राथमिक यंत्र है, प्राथमिक औजार है, ज्ञान संग्रह की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं उपाख्यान लेखक, रिकॉर्ड राइटिंग। अब छात्रों द्वारा इसमें रिकॉर्ड राइटिंग में उसकी कैसी, हमें उसकी सफलता के बारे में हमें उसका कैसा अनुमान लगाना है, ये हम एक रिकॉर्ड राइटिंग बना लेते हैं। छात्रों द्वारा संपन्न किए जाने वाले उपाख्यानों के लेखन के माध्यम से अधिगम की सफलता असफलता के बारे में अनुमान किया जा सकता है। उपाख्यान लेखक में छात्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की, छात्र से संबंधित जो भी बालक की अभिवृत्ति, रुचि है ना, उससे संबंधित उनकी घटनाओं, उनकी वृतांत कहानियों के बारे में क्या है, लिखा जाता है। विभिन्न प्रकार से हम उनके बारे में लिखते हैं और परिस्थिति विशेष में उसके व्यवहार, परिस्थिति उसका कैसा है और उसका वातावरण उसे कैसे प्रभावित करती है, उसके व्यवहार की विशेषताओं को हम क्या करते हैं, अंकित करते हैं, और इससे उसके व्यक्तित्व एवं उसके द्वारा सीखे गए ज्ञान का एक क्या हो जाता है, सार प्राप्त हो जाता है।
कहने का तात्पर्य है कि उसकी परिस्थिति और उसकी व्यवहार जितनी विशेषताएं हैं उसको हम एक जगह संग्रह करके क्या करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो उससे उसका क्या है, एक ही बार में क्या हो जाता है, सारे बालकों का सार, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो उसकी हमारे लिए क्या है, उसकी प्रगति का सूचक है। जैसे कोई बालक 10 मिनट में सीख रहा है या एक ही बार के लेक्चर से सुन ले रहा है, उसको कोई है कि 2 बार सुन रहा है, कोई है कि बार बार। तो हमको इसके लिए कैसे करना है, उसकी प्रगति का सूचक हम उसकी विशेषताओं को देखते हुए ही हम क्या करते हैं, आकलन कर लेते हैं। और आकलन विद्यार्थियों के सीखने, बोलने, पढ़ने और लिखने के विकास के कई वस्तुओं से संबंधित है। ठीक है। अब इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण, अब इतने जो बालक हैं इसको हम कैसे इनकी उपलब्धि का टेस्ट करेंगे, कैसे इनको आंकेंगे, किस किस माध्यम से आकलन करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो जैसे हम क्या करते हैं, जब हम इनका परीक्षण देते हैं तो इन परीक्षाओं की सहायता से, जिन परीक्षाओं की सहायता से विद्यालय में क्या होता है, पढ़ाए जाते हैं, और उनके विषयों में जो प्रदान की जाने वाली कुशलताओं है ना, उसको छात्रों की सफलताओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जिन परीक्षाओं को, जैसे क्या करते हैं, उपलब्धि परीक्षा में जैसे कोई अध्यापक अगर क्लास ले रहा है, उसको साल भर उसको क्या किया, अपने विषय के प्रति उसको विषय के लिए उसको तैयार किया। तो हम आने वाले समय में हम क्या करते हैं, विभिन्न तरह के हम उसे परीक्षाओं की सहायता लेते हैं। हम उसको कैसे बुद्धि लगती है, हम समय समय पर उसकी परीक्षाएं लेते हैं, और हम अपने विषयों से प्रदान की जाने वाली इसकी जो विषय से जो हम जो सेवा दिए से, तो हम इससे उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी गुण को आंकते हैं, उसकी कुशलताओं को आंकते हैं, और उसकी सफलताओं का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं, बालकों के समय समय पर पढ़ाए जा सकने वाले विषयों पर हम उसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों के द्वारा हम उसकी बुद्धि लब्धि को आंकते हैं। तो अनेक अवसरों पर छात्रों की तर्क एवं चिंतन शक्ति को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट क्या लेंगे, निबंधात्मक परीक्षण, एसे टाइप टेस्ट। जैसे अनेक अवसरों पर हम छात्रों को क्या करते हैं, विभिन्न तरह का तर्क और चिंतन शक्ति भर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में, कि समय समय पर ऐसे टाइप का परीक्षण कर दीजिए। ठीक है। तो निबंधात्मक परीक्षणों का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर बड़ा या लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर छोटा होता है। यदि छात्र दोनों तरफ से कर दिए, निबंधात्मक प्रश्नों में लघु उत्तरीय और उत्तर छोटा दोनों कर दिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर दिए, तो अब हम छात्र को क्या कर देते, एक समय दे देते हैं, निर्धारित मानक समय दे दिया जाता है कि आपको उत्तर सही समय पर करके देना है। तो उत्तर सही देता है तो हम मान लेते हैं, है ना, कि ये बालक क्या है, उसकी हम टाइम पीरियड को देख लेते हैं, समय अवधि को देख लेते हैं कि इन्होंने इतने जल्दी समय में इन प्रश्नों का उत्तर दिया। जैसे मान लीजिए कि अधिगम की प्रक्रिया क्या है, सरल है। तो यदि छात्रों के द्वारा सही उत्तर प्रदान नहीं किए जाते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया को सुलभ और सफल बनाने की आवश्यकता है। इसमें क्या है, अगर हम इसको बार बार अगर इस तरह से टेस्ट लेते हैं, ऐसे टाइप का जो हम टेस्ट, तो छात्रों का सही उत्तर यदि प्रदान नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को हम इससे ज्यादा फिर सुलभ और सफल बनाने के लिए, है ना, इनके ऊपर हम लागू
करेंगे या प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सर्वप्रथम होरासेमेन ने किया था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सर्वप्रथम प्रणेता कौन थे, होरासेमेन। इस प्रकार के प्रश्नों में कैसा मिलता है, जैसे एक प्रश्न दे दिया गया, उसमें सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, हाँ नहीं, है ना, ये सब निशान आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो रहेंगे वे रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न या मिलान संबंधी प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम प्रश्न क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दे दिए जाते हैं और इसके उत्तरों में वैधता एवं विश्वसनीयता का, है ना, समावेश होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के प्रयोग से व्यापक प्रतिनिधित्व करते हुए व्यापक रूप से हम प्रतिनिधित्व चुनते हैं कि अधिक से अधिक पाठ्यक्रम का हमारा क्या हो रहा है, मूल्यांकन किया जा सकता है। और क्योंकि हम जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देते हैं वे हमारे विषय वस्तु के अंतर्गत ही रहते हैं, हमारे पाठ्यक्रम के ही क्षेत्र से लिए जाते हैं, तो उसका हमको मूल्यांकन करना होता है। तो इन प्रश्नों का प्रयोग करके देखा जाता है कि छात्रों की विषय वस्तु का अपेक्षित ज्ञान है, तो माना क्या जाता है कि अधिगम सरल एवं सुलभ है, अन्यथा की स्थिति में इसे सरल एवं सुलभ बनाने का प्रयास भी किया जाता है। जिससे क्यों प्रयास किया जाता है, ताकि इसे क्या कर सके, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। वस्तुनिष्ठता के अभाव में कोई भी अध्ययन क्या हो सकता है, वैज्ञानिक नहीं हो सकता। इससे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इससे क्या पता चलता है, अगर हम इस तरह का इसके अभाव में अगर नहीं कर सके, इसके उद्देश्य को अगर हम नहीं समझ सके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तीव्र एवं जो मंद बुद्धि बालक है उनका हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा, है ना, हमें उनका विभेदीकरण का शीघ्र, है ना, जल्दी ही पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उपलब्धि परीक्षण के ही अंतर्गत में मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण कैसा होना चाहिए। इस प्रकार के परीक्षण में क्या होता है कि अध्यापक नवनिर्मित उपलब्धि परीक्षणों की रचना करते हैं और वो जो रचना करते हैं वो पूर्व निर्मित उद्देश्यों के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से योजना बनाकर की जाए, जिससे एक सुसंगत या मानक तरीके से क्या हो, प्रशासित और स्कोर दिया जा सके और उन्हीं उपयुक्त संख्या में पदों का हम क्या कर सके, उन उपयुक्त संख्या में हम पदों का चयन कर इन्हीं परीक्षणों को मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण कहा जाएगा, जिसको हम उपयुक्त संख्या देंगे, है ना। जैसे क्या करते हैं इसमें, जैसे अध्यापक का इसमें है क्या रोल, जैसे जो भी बच्चे हैं तो हमको इसमें क्या करना है, उसकी बुद्धिलब्धि को आंकते हुए हम 2, 4, 5 अगर 10 नंबर का है तो हम वैसे करके उन्हें अंकों के सहारे में, है ना, उनका नंबर बैठाते हैं, क्रमांक संख्या बैठाते हैं और इन उपलब्धि के आधार पे हम इसे क्या करते हैं, उपयुक्त संख्या में इनके लिए हम पदों का चयन करते हैं और इन्हीं परीक्षणों को मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार के परीक्षणों के द्वारा छात्रों को हम क्या, अगर इस तरह से हम करेंगे तो ऐसे छात्रों को हम शैक्षिक उपलब्धि के बारे में विचार कर सकते हैं कि कौन से जो छात्र हैं वे क्या हुए, अधिगम की सफलता मिली और किसको असफलता मिली। ये जो उपलब्धि के आधार है ये सफलता और असफलता के आधार पर ही टिकी हुई है। इस प्रकार का जो परीक्षण है, जो टेस्ट है, उसमें संश्लेषण, विश्लेषण एवं उच्च कोटि की सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से छात्रों की उपलब्धि का ज्ञान वैध एवं विश्वसनीय रूप में क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, वैध एवं विश्वसनीय रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग भी क्या होता है, व्यापक रूप से हम क्या करेंगे, अधिगम, है ना, लर्निंग की जो स्टेज है उसके ज्ञान के बारे में हमें देना है।
नेक्स्ट क्या है, शिक्षक निर्मित परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण। अब टीचर मेड टेस्ट कैसे हम करते हैं, तो ये कैसे करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत में। अध्यापक क्या करता है इसमें, निर्मित परीक्षणों से हमारा तात्पर्य पहले ये जान ले कि उन परीक्षाओं से है जिसका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए ये द्वारा जो पढ़ाए गए जो विषय के जो पाठ्यक्रम है उस भाग के आधार पर करता है, जो उसने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत क्या किया है, बालकों को पढ़ाया है। और ये परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ तथा लेकिन प्रमाणीकृत नहीं रहती है। शिक्षक निर्मित परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक द्वारा स्वयं की आवश्यकताएं छात्रों की वैध एवं विश्वसनीयता उपलब्धि ज्ञान करने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों में शिक्षक क्या करता है, अपनी सुविधानुसार छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार क्या करते हैं, जो उनको जिस अवधि में उन्होंने उन बच्चों को तैयार किया मस्तिष्क के रूप में, उसके योग्यता को देखते हुए हम क्या करते हैं, हमारा शिक्षक का क्या काम है, प्रश्नों का निर्माण करना और अधिगम की सफलता एवं असफलता का निर्माण करते हुए हम क्या करेंगे, आवश्यकताओं के अनुसार कुछ सुझाव हम तब उसको प्रस्तुत करते हैं। अब हम कुछ नमूने देखते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है, कि क्या खेल कूद में भाग ले सकते हैं, क्या खेल कूद में भाग लेते हैं, यदि हाँ तो नहीं, यदि कौन सा खेल खेलते हैं, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। तो हम विभिन्न खेलों का नाम ले लें, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या अन्य। तो क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट में क्या आता है, हाँ, कौन सा खेल खेल सकते हैं। अगर हम 40 बच्चों का अध्ययन करें तो हम पहला बच्चा एक बालक क्या किसने कहा, क्रिकेट, तो हम क्रिकेट में हाँ का टिक लगा देते हैं। क्या आप संगीत में भाग लेते हैं, हाँ या नहीं, यदि हाँ तो किस प्रकार के संगीत में, तो हम उससे पूछेंगे शास्त्रीय संगीत कि सुगम संगीत कि वाद्य संगीत की या अन्य कोई। तो इनमें से किसी एक में उन्हें क्या करना है, हाँ का निशान, हाँ का चिन्ह या निशान लगा देना है। क्या आप वाद विवाद में भाग लेते हैं, तो हाँ या नहीं। तो इस तरह से हम बच्चों की उपलब्धि, शिक्षक है ना, शिक्षक क्या है, इस तरह से बच्चों को निम्न क्वेश्चन बना के अपने द्वारा तैयार करके बच्चों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी अध्यापन कार्य में रुचि बढ़ा सकते हैं। कभी कभी कॉलेज में छात्रों से अध्यापकों की भूमिका करने को कहा जाता है। जैसे आप लोग का प्राय क्लास में चलता है माइक्रो टीचिंग, तो हम लोग आपको पढ़ाकर निकल गए, लेकिन आप लोग को उसी जगह उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर क्या करना है, उसी तरह का व्यवहार करना है। अध्यापक की भूमिका करने को कहा जाता है। या फिर ऐसे बच्चों को क्या किया था, कुछ अधूरी कहानी दे दी जाती है और उसको वाक्य पूरा करने के लिए दे दिया जाता है, या दिमाग में आने वाला जो प्रथम शब्द या वाक्यांश है उसको पूरा करने के लिए कि आंशिक वाक्य पूछा जाता है। इस तरह का प्रक्षेपण जो तकनीकी है, इसका प्रयोग क्या है, कक्षा के जो हमारा जो क्लासरूम है उसका जो प्रबंध है, उसके जो वातावरण है, वो अध्यापक के बारे में सच्ची भावनाओं को क्या करते हैं, निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निदानात्मक परीक्षण या उपचारात्मक। नाम से ये निदानात्मक, किसी वस्तु का निदान करना, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट या उपचार हम सही करेंगे। तो निदानात्मक परीक्षण वे परीक्षण कहे जाते हैं जो सुधार, निदान आदि से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। नैदानिक परीक्षण में विद्यार्थियों के गुणों एवं अवगुणों दोनों से ही हमें क्या होता है, गुण एवं अवगुण दोनों से ही संबंधित ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। यह व्यक्ति केंद्रित भी होता है और समूह केंद्रित भी। यह क्या होता है, व्यक्ति केंद्रित भी होता है और समूह केंद्रित भी। अतः नैदानिक परीक्षण क्या है,
वह क्रिया है जो शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों के असंतुलित व्यक्तित्व, कुसमायोजित व्यवहार, हाँ, और परिस्थितियों से दूर रहने की क्रिया है। शिक्षकों के द्वारा जो असंतुलित व्यवहार, जैसे अनुशासनहीनता इनके अंतर्गत आती है, या बुरी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, बुरी व्यवहार पाए जाते हैं, इन परिस्थितियों से हमें कैसे निजात पाना है ऐसे बालकों को, वो हम किस में लाते हैं, निदानात्मक। तो इस परीक्षण में हम क्या करते हैं, 3 बिंदुओं को ध्यान में देते हैं। तो क्या क्या है, 3 बिंदु को आप लोग नोट कर सकते हैं, मुख्य बिंदुओं को। छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को ज्ञात किया जाता है। छात्रों की अधिगम कठिनाइयों मीन्स उसको सीखने के क्षेत्र में क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा, उसका ज्ञात किया जाता है। छात्रों के पिछड़ेपन का ज्ञात किया जाता है। इसकी हमको जीवन इतिहास है ना, उसकी डायरी, हमें छात्रों के जो पिछड़ेपन का जो इतिहास है उसे हमें देखना पड़ता है कि ये आनुवंशिकता है या किसी कारण से ये हैं जो पिछड़ गए हैं या बाधित है, तो इसके बारे में भी हमें क्या करना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है। छात्रों की सहायता हमें हर क्षेत्र में करनी पड़ती है। अब आकलन के उपरोक्त जो प्रविधि के माध्यम से अधिगम की जो स्थिति है ना, जो सीखने की जो स्थिति है, उसका हम आकलन मूल्यांकन किया जाता है और छात्रों की योग्यता के स्तर के आधार पर उसमें आवश्यक संशोधन भी किया जाता है। तो किस क्षेत्र में, चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत में, टीका दवा संबंधी जो विकल्प हैं, ऐसे बालकों के लिए क्या करना पड़ता है, चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत टीका जैसे पोलियो का, चेचक का या किसी अन्य बीमारी का। तो आहार संबंधी विकल्प हमें चिकित्सकीय उपकरण आदि आते हैं। योजना बताती है कि अध्ययन में क्या क्या किया जाएगा। योजना हमें क्या बताती, क्या क्या किया जाएगा और इसे हमें कैसे पूरा करना है, और अध्ययन का प्रत्येक भाग आवश्यक क्यों है। पाठ्यवस्तु में कौन सा किस मात्रा में रखा जाएगा, किस मात्रा में रखा जाए, सीखा जाए, सरल हो, ताकि बच्चों को कितना भाग बच्चों को सीखने में असमर्थ हो रहा है और कितना भाग में समर्थ है, उस तरह से हमको भागों का क्या करना है, बंटवारा कर देना है। ठीक है, तो आज हम क्या कर, विशिष्ट शिक्षा में आकलन की प्रविधियों के अंतर्गत इतना हमने जान लिया। ठीक है, आगे हम और इसके अंतर्गत देखेंगे कि समावेशी विद्यालयों में निर्धारण या आकलन की विधियां है क्या क्या। तो समावेशी विद्यालयों में आकलन की कोई एक विधि, नंबर 1 पॉइंट है, समावेशी विद्यालय में आकलन की कोई एक विधि कार्य नहीं करती, वरन उसके लिए क्या करना पड़ता है, विविध प्रकार की विधियों का सहारा लेना पड़ता है या उपयोग किया जाता है, जो छात्रों के अधिगम स्तर के बारे में सूचना प्रदान करता है। और यह विधि निरीक्षण, पर्यवेक्षण, साक्षात्कार एवं प्रोजेक्ट में से कोई भी हो सकता है। किस तरह से विधि, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, साक्षात्कार एवं प्रोजेक्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। सभी विधियों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के क्या करता है, अधिगम स्तर में उत्तरोत्तर विकास करना होता है। इसके लिए छात्र अध्यापक क्या है, सदैव प्रश्नरत रहते हैं। सभी विधियों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के अधिगम स्तर में उत्तरोत्तर विकास करना होता है। इसके लिए छात्र अध्यापक क्या करते हैं, सदैव प्रयासरत बने रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विविध विधियों का प्रयोग करके छात्रों के अधिगम स्तर के सुधार के लिए क्या करते हैं, विभिन्न नए नए स्रोतों और खोज तथा उन विधियों की खोज की जाती है जो समावेशी कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन करने में पूर्ण, समावेशी कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन करने में पूर्ण सफल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी विद्यालयों में छात्रों की जो आकलन की विधियां के द्वारा जो हमको समय समय पर सूचनाएं मिलती हैं
या सूचनाएं प्रदान किया जाता है जो कि उनके अधिगम स्तर को प्रभावित करती है। शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति आकलन विधियों के माध्यम में छात्रों के पारिवारिक किसकी अशैक्षिक ये शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति आकलन की विधियों के माध्यम से छात्रों के पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण के संदर्भ में भी हमें क्या करती रहती है, सूचनाएं प्रदान करती है। यह प्रक्रिया क्या है, कक्षा मैनेजमेंट से ही संबंधित होती है और यह विधियों का क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आज हमने टॉपिक पढ़ाया कि विशिष्ट शिक्षा में आकलन विधियों का वर्णन करें या अवलोकन है क्या, इसकी विशेषताएं को बताएं। इतना करते हुए क्लास आज हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम पुनः आप लोगों की क्लास में पुनः हम आपसे फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।